बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। देखिए, ये बहुत आसान सा टॉपिक है। लास्ट टाइम हमने अपनी क्लास के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर डिस्कस किया था, जिसे आपने आरएमपी कहा था, और दूसरा हमने एक्शन पोटेंशियल के ऊपर डिस्कस किया था। देखें, जब आप लोगों ने एक्शन पोटेंशियल को पढ़ा था तो आपने क्या देखा था कि ये आपकी न्यूरोलीमा थी, और इस न्यूरोलीमा के ऊपर आपने स्लोली स्लोली क्या किया था, पूरे न्यूरॉन के ऊपर नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर किया था। ठीक है, इस तरह से नर्व इम्पल्स जो है वो क्या होती जा रही थी, ट्रांसफर होती जा रही थी। किस तरह से हो रही थी वो तो खैर हमने उस टॉपिक में देख लिया डिटेल के अंदर, पर आप लोगों ने ये देखा था कि वो पूरे न्यूरॉन के ऊपर इस तरह से स्प्रेड होती जा रही थी, इस तरह से ट्रांसफर होती जा रही थी। तो पूरे न्यूरोलीमा के ऊपर नर्व इम्पल्स का इस तरह से ट्रांसफर होना, एक्शन पोटेंशियल का जनरेट होना, ये क्या कहलाता है, प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स कहलाता है। बहुत आसान सा, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये कहता है स्प्रेड ऑफ एक्शन पोटेंशियल अलोंग द एंटायर न्यूरोलीमा। इस पूरे न्यूरोलीमा के ऊपर आप लोगों ने देखा था नर्व इम्पल्स फैल रही थी, ट्रांसफर हो रही थी। किस तरह से हो रही थी वो हम पिछले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। इसको क्या कहा जाता है, प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स कहा जाता है। ये जरूरी नहीं था देना, पर इन्होंने दे दिया है तो हमने आपको समझा दिया। अच्छा, एक जो नई चीज़ है वो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। बच्चे जो बुक को ज़्यादा फोकस करते हैं तो वो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप अपनी बुक के अंदर न्यूरॉन की इमेज देखेंगे तो वहाँ पे ये आपको बताया कि माइलिन शीथ है ना। इस माइलिन शीथ के बीच में एक स्पेस बना हुआ है। इस स्पेस को कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर। एक्चुअली बेटा ये किसी साइंटिस्ट का नेम है जिसने सबसे पहले देखा था कि ये जो दो माइलिन शीथ के बीच में जो स्पेस होता है, यहाँ पे पाए जाते हैं सोडियम और पोटाशियम के चैनल, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाए भी थे और उनकी वर्किंग भी मैंने आपको दिखाई थी। तो उनको इस साइंसदान ने अपना नाम दिया हुआ है, रेनवियर के नाम से ये जाने जाते हैं। सही है, तो आप लोगों ने इसको लेके परेशान नहीं होना। अच्छा, हमारा जो आज का मेन फोकस रहेगा ना, फोकस रहेगा साइनेप्स के ऊपर। बहुत आसान है ये, बहुत बहुत ज्यादा इजी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइनेप्स कहाँ किसे जाता है। ये हमारे पास एक पूरा का पूरा एक न्यूरॉन है, और ये हमारे पास एक दूसरा न्यूरॉन है। सही है, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन, इनके बीच में जो स्पेस होता है ना, ये वाला यहाँ पे जो आपको स्पेस नजर आ रहा है, इस स्पेस को क्या कहा जाता है, साइनेप्स कहा जाता है। और इसी स्पेस से नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। आप इस इमेज के अंदर और ज्यादा फोकस करके देख सकते हैं। ये आपका एक न्यूरॉन है, सही है बच्चा, ये आपका दूसरा न्यूरॉन है, और इस दूसरे न्यूरॉन और इस पहले न्यूरॉन के बीच में जो कंप्लीट आपको स्पेस नजर आ रहा है ना, इस स्पेस को कहा जाता है साइनेप्स। अब जो इम्पल्स ट्रांसफर होगी ना इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन के अंदर, वो इस स्पेस के जरिए होगी। इसको हमने किसका नाम दिया हुआ है, साइनेप्स का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरली वी कैन से दैट स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस है जहाँ से नर्व इम्पल्स क्या होती है, ट्रांसफर होती है, मूव होती है, उसको साइनेप्स कहा जाता है। अच्छा, अब इस साइनेप्स के आपको टोटल 3 पार्ट नजर आ रहे होंगे। अब एक स्पेस से पहले वाला पार्ट और दूसरा स्पेस के बाद वाला पार्ट। भाई, स्पेस से पहले वाला जो पार्ट है वो आपके एक्सोन टर्मिनल है, और इनको आपकी बुक में नाम दिया गया है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का या प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का। और जो स्पेस के बाद वाला पार्ट है इसको नाम दिया गया है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का या पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का। और ये जो बीच वाला खुद वाला जो साइनेप्स है इसको नाम दिया गया है साइनेप्टिक कैलेफ का। तो मैं नहीं समझता इसके अंदर कोई मुश्किल चीज है। तो ये कहता है कि साइनेप्स के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। एक को कहा जाता है प्री साइनेप्टिक, जिसमें आपके एक्सोन टर्मिनल आ जाते हैं। और आपको पता है कि एक्सोन टर्मिनल क्या है, ये जो पहला एक्सोन है इसके जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपका एक्सोन खत्म होता है, मैं ऑलरेडी एक्सोन के न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के अंदर आपको पढ़ा चुका हूँ। और बीच वाला ये जो स्पेस है इसे साइनेप्स भी कहते हैं, ऐसे साइनेप्टिक कैलेफ भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये नैरो स्पेस। और इसके बाद जो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं उनको क्या कहा गया है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या फिर डेंड्राइट्स कहा गया है। सही है, अब हमने ये देखना है कि यहाँ से एक जोन टर्मिनल पे जो हमने लास्ट टाइम देखी, ये नर्व इम्पल्स हमने यहाँ तक पहुंचाई हुई है, लास्ट टाइम ही पहुंचाई थी अपनी पिछली क्लास के अंदर। अब हम चाहते हैं कि ये नर्व इम्पल्स यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरे न्यूरॉन में जाए, यानी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में जाए और जाके इसको स्टिमुलेट कर दे, इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे, और फिर ये होती हुई फाइनली अपने इफेक्टर ऑर्गन पे जाके अपना क्या प्रोड्यूस करे, इफेक्ट। तो आज हम ये देखेंगे कि ये नर्व इम्पल्स ट्रांसफर होती किस तरह से। अच्छा, अब थोड़ा सा आप इस इमेज के ऊपर फोकस करें। ये जो मैं अभी आपको इमेज दिखा रहा हूँ इस इमेज के ऊपर, ओके, ये वाली वो इमेज है। देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका, ये पूरा का पूरा आपका पहले न्यूरॉन के एक्सोन टर्मिनल है, जिसे आप प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कह रहे हैं। सही है, और ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, यानी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट हैं जहां पे आप नर्व इम्पल्स को क्या करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं। और आप ये बीच वाला जो स्पेस है, इस पूरे स्पेस को क्या कहा जाता है, ये जो कंप्लीट स्पेस है इसको कहा जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्स कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो नर्व इम्पल्स है ना, ये हमेशा एक्सोन टर्मिनल से ही ट्रांसफर होती है, किसी और जगह से ट्रांसफर नहीं होती। भाई आपसे पूछा जाएगा क्यों,
Why nerve impulse is always transferred from axon terminal? Why not from myelin sheath? Why not from axon hillock? Why not from node of Ranvier? Why not from the dendrite? इन जगहों से क्यों नहीं होती? क्योंकि एक्सोन टर्मिनल के अंदर एक खास किस्मों के केमिकल पाए जाते हैं, एक बेग के अंदर वो बंद होते हैं और उन केमिकल्स को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये एक बेग है, इस बेग को वेजिकल्स कहा जाता है और इस वेजिकल के अंदर आपके वो केमिकल मौजूद हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इंपल्स को ट्रांसफर करेंगे। इन केमिकल्स को क्या कहा जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए लफ्ज ही आपको बता रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर मींस के नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने वाले। अच्छा, अब ये नर्व इंपल्स ट्रांसमिट आखिरकार होगी कैसे, क्या इसका मैकेनिज्म होगा, ये हमने समझना है। ये इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाएगी और दूसरे न्यूरॉन को जाके स्टिमुलेट कैसे करेगी, वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे करेगी। तो होता ये है कि ये जो आपका प्री साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कुछ कैल्शियम के चैनल लगे हुए होते हैं जो कि आपको ये नजर आ रहे होंगे, जो कि मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा रहा हूँ। ये कैल्शियम के चैनल है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये क्या है, गेटेड कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, जहां से कैल्शियम के आयन क्या करेंगे, मूव करेंगे। देखिए इन बेग से इन न्यूरोट्रांसमीटर को डिफ्यूज करने के लिए हमें कैल्शियम आयंस रिक्वायर्ड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार आप लोगों की टेस्ट के अंदर भी आ जाता है कि न्यूरोट्रांसमीटर को डिफ्यूज करने के लिए प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक के लिए किन आयंस की जरूरत पड़ती है, तो वो हमें कैल्शियम आयंस की जरूरत पड़ती है। तो कैल्शियम आयंस अब यहाँ से अंदर कहाँ से जाएंगे, ऐसे खुद ब खुद अंदर नहीं जा सकते, इनके लिए इनके चैनल लगे हुए होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, कैल्शियम चैनल कहा जाता है। साइनेप्स में कैल्शियम आयन ऑलरेडी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं वो। तो वो जैसे यहाँ पे आएंगे कैल्शियम के चैनल से गुजरते हुए, जैसे ये अंदर जाएंगे, जैसे इस बेग के साथ ये कनेक्ट में आएंगे, तो ये बेग क्या हो जाएगा, इस मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज और यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकलना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे तो पहले ये आएंगे साइनेप्स में और फिर जाके ये पोस्ट साइनेप यानी कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ अटैच हो जाएंगे। भाई दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ क्यों अटैच हुए हैं, क्योंकि दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट पे इन न्यूरोट्रांसमीटर के क्या लगे हुए हैं, रिसेप्टर लगे हुए हैं। ये आपको मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये इनके क्या मौजूद हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर, और ये आके अपने अपने रिसेप्टर के साथ इस तरह से बाइंडिंग कर लेंगे। अच्छा, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जस्ट एक छोटा सा काम करेंगे, जस्ट जो सोडियम चैनल होंगे ना उनको जाके ये ओपन कर देंगे। और आपको पता है जैसे सोडियम के चैनल ओपन होंगे तो सोडियम के आयन अंदर आना शुरू हो जाएंगे और अंदर पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी और एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। ये मैकेनिज्म तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जस्ट आपको समझाने का मकसद ये था कि ये न्यूरोट्रांसमीटर जब रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग करते हैं तो ये दूसरे न्यूरॉन के साथ ऐसा क्या करते हैं, जो नर्व इंपल्स जनरेट हो जाती है तो ये दूसरे न्यूरॉन के सोडियम चैनल को जाके खोल देते हैं। जैसे सोडियम चैनल खुलेंगे, सोडियम के आयन अंदर मूव करना शुरू करेंगे, आपकी मेम्ब्रेन डीपोलराइज होना शुरू हो जाएगी और इसके अंदर इंपल्स कंडक्ट हो जाएगी और इस तरह से इंपल्स अपने इफेक्टर ऑर्गन पे जाके पहुंचेगी और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, बहुत आसान है। आपको पता होना चाहिए कि जो जोन टर्मिनल होते हैं वहां पे कुछ बेग हैं, उन बेग के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर बंद होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर वही हैं जो एक इंपल्स को एक न्यूरॉन से लेके दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करते हैं। मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया, लेकिन इन न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर आने के लिए हमें एक अदद आइंस रिक्वायर्ड होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कैल्शियम आइंस। ये साइनेप्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। न्यूरॉन एक सेल है और हर सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है और आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा ऑर्गेनील है जो कि बहुत सारे काम करता है, लेकिन उसी के साथ साथ कैल्शियम आयंस को भी क्या करता है, स्टोर करता है। तो कैल्शियम आयंस यहाँ से निकलेंगे, कैल्शियम चैनल को क्रॉस करते हुए इन बैग्स के साथ डिफ्यूज होंगे, ये बैग यहाँ से खुल जाएंगे और न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकल आएंगे। जैसे निकल आएंगे पोस्ट साइनेप पे यानी कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे इनके रिसेप्टर मौजूद हैं, वहां पे बाइंडिंग करेंगे और जाके सोडियम के चैनल को खोल देंगे और नर्व इंपल्स यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। अच्छा, अब इसकी थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, आपको मैं समझा देता हूं ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। ये कहता है कि नर्व इंपल्स इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम एक्सोन टर्मिनल ऑफ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। याद रखना कि जब भी नर्व इंपल्स ट्रांसफर होगी वो एक्सोन टर्मिनल से होगी। क्यों? क्योंकि एक्सोन टर्मिनल के अंदर कुछ बेग मौजूद होते हैं और इन बेग के अंदर कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं, उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ये कहता है कि विच हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। आप लोगों ने खुद देख लिया, मैकेनिज्म में मैंने बता दिया। एट एक्सोन टर्मिनल कैल्शियम चैनल्स आर आल्सो प्रेजेंट। आप लोगों ने देखा था वहां पे कैल्शियम के चैनल मौजूद थे, विच अलोज द कैल्शियम आयंस फ्रॉम साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो कि खाली स्पेस था वहां से कैल्शियम आयन आएंगे अंदर की तरफ एक्सोन टर्मिनल की तरफ
और साइनेप्टिक कोलैप्स में ये कैल्शियम आयन कहाँ से आए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इन रिजल्ट न्यूरोट्रांसमीटर विल रिलीज फ्रॉम द एक्सोन टर्मिनल, न्यूरोट्रांसमीटर एक्सोन टर्मिनल से रिलीज हुए और अपने रिसेप्टर के साथ जाके बाइंडिंग की, जो कि कहाँ पे लगे हुए थे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, यानी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे लगे हुए थे। और देखो उन्होंने वहां जाके क्या किया, सोडियम चैनल्स को ओपन कर दिया। जैसे सोडियम के चैनल अंदर आना शुरू होंगे तो आपकी जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यानी दूसरे न्यूरॉन की जो न्यूरोलीमा है, वो क्या होना शुरू हो जाएगी, डीपोलराइज। और जैसे डीपोलराइज होगी तो एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। इस इफेक्ट को बेटा क्या कहा जाता है, एक्साइटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल कहा जाता है। सही है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक छोटी सी चीज और भी आपसे मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए हमारे पास जब न्यूरोट्रांसमीटर अपना काम कर लेते हैं तो कुछ किताबें लिखती हैं कि उन न्यूरोट्रांसमीटर को तोड़ दिया जाता है, उनका ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है, और फिर ये जो एक्सोन टर्मिनल है यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बनते हैं। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछे ना कि एक्सोन टर्मिनल में न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते नहीं है, वो बनते भी वहीं पे हैं। ठीक है, वो कहीं किसी और जगह से नहीं आते, वहीं पे वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो कुछ किताबें लिखती हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर अपना काम करने के बाद वहीं पे टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। कुछ किताबें लिखती हैं कि वो दोबारा से डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से रीअब्जॉर्ब होकर अंदर चले जाते हैं और रीयूज के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह से आपकी किताब में लिखा हुआ है एसिटाइल कोलिन, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के मैसेज के लिए काम आता है। ये रीअब्जॉर्ब किया जाता है एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस एंजाइम की मदद से। सही है, ये एक एग्जाम्पल मैंने दी है ताकि बच्चे जो हैं किसी को अगर समझाना चाहें तो एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। भाई आपकी किताब के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर लिखे गए हैं, जिस तरह से ग्लाइसिन है, गाबा है, सीरोटोनिन है, डोपामिन है, नॉन एपिनेफ्रिन है, एसिटाइलकोलिन है। ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं। अच्छा, अब इनमें कुछ एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, यानी कि न्यूरॉन को एक्साइट कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं इनहिबिटरी हैं जो न्यूरॉन को रोक देते हैं। देखिए जब हम सर्जरी वगैरह करते हैं ना, जब हम सर्जरी वगैरह करते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, इम्पल्स की कंडक्शन को स्टॉप कर देते हैं ताकि हम आसानी से सर्जरी करें। तो ये इम्पल्स हमने रोकनी होती है, तो रोकने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, ग्लाइसिन और गाबा को। आपने याद रखना है ये जो ग्लाइसिन एंड गाबा है ना, ये आपके इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, और ये बाकी जितने भी लिखे हैं ये सारे के सारे आपके एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक जो है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहां भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।